नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज के मुद्दे की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है आपके काम की। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे आपको देखना है जी न्यूज, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं अब बहस का नया शो कसम संविधान की, यानी संविधान के दायरे में सियासत की जवाबदेही तय करना और हर मुद्दे को संविधान की रोशनी से देखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी। तो देखना ना भूलें, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे कसम संविधान की मेरे साथ। बढ़ती जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट है। उनमें भारत की जनसंख्या खुद देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जनसंख्या पर भी देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया रिपोर्ट को रिट्वीट किया। जनसंख्या नीति पर सरकार और RSS को घेरने की उन्होंने कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी ने के रिपोर्ट के हवाले से कहा कि जनसंख्या नीति पर संघ और बीजेपी की राय बटी हुई दिखाई देती है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको याद होगा, मोहन भागवत के 5 अक्टूबर को दिए गए जनसंख्या पर जो उन्होंने बयान दिया था उसे लेकर भी काफी आक्रामक रहे थे। आपको याद होगा, मोहन भागवत ने उस बयान में रिलीजियस इम्बैलेंस का जिक्र किया था। साथ ही हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो हलफनामा जनसंख्या को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में दिया गया, उसका जिक्र भी बार बार अब किया जा रहा है। मोहन भागवत ने 5 अक्टूबर को सरकार से जनसंख्या पर समग्र नीति बनाने की बात कही थी। अब सरकार ने जनसंख्या पर फिलहाल किसी भी तरह की नीति से, जिस हलफनामे का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया, उसमें सरकार ने किसी तरह की नीति की जरूरत नहीं बताई थी। इसी आधार पर अब आप ये समझिए कि जनसंख्या को लेकर भी सियासत हो रही है। खास बात यह कि केंद्र और उससे जुड़े लोगों की तरफ से जब जब जनसंख्या नियंत्रण की बात उठी है, विपक्ष और खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढा है और उसे मुसलमानों को टारगेट करने की एक साजिश करार दिया है। सवाल यह है कि क्या जनसंख्या के मसले पर हिंदू मुसलमान की गुंजाइश है? क्या ऐसी सियासत होनी चाहिए? क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण इस समय देश की जरूरत है और इसकी वजह से, लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से, जो देश के संसाधन हैं, जो देश के रिसोर्सेज हैं, उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बारे में सियासत क्यों नहीं सोच रही है? इसी सवाल को हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। ये जनसंख्या विस्फोट हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। इनको बताओ कि इनकी वजह से आबादी बढ़ रही है, इनको बताओ कि मुसलमान देश के लिए खतरा है। ये नफरत की राजनीति भाजपा कर रही है। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है? अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है। पूरी दुनिया की आबादी का 18 से 20% आबादी भारत में है। जनसंख्या सोसा की तरह मुंह खोले चली जा रही है। इस जनसंख्या पर नियंत्रण की आवश्यकता है। समय आ गया है जब भारत में एक राष्ट्रीय कानून हो, संविधान के अनुसार भारत चले। तो आप देख लीजिए सियासत का इस वक्त हाल क्या है। सियासत किस तरह से अजीबोगरीब बयान आपके सामने जस्टिफिकेशन के तौर पर, सफाई के तौर पर, उसे सही ठहराने के लिए आपके सामने रख सकती है। हम चाहेंगे मोहन भागवत ने दशहरे के दिन क्या कहा था और असदुद्दीन ओवैसी इस मसले पर किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते आए हैं। सुनिए आप। देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है?
उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए, काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे? आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है? और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं, ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? तो देखिए, लगातार जनसंख्या, पॉपुलेशन कंट्रोल जिसकी बात दुनिया भर में की जा रही है, रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है, हर देश अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी जो जनसंख्या नीति है उस पर गौर करता है, उस पर आगे बढ़ता है। और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके रिसोर्सेज पर दबाव बढ़े। और इस लिहाज से ये जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब इस तरह के मुद्दे पर, जिसका सीधे तौर पर संबंध देश के भविष्य से हो, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके भविष्य से हो और मौजूदा जनरेशन के भी भविष्य से हो, तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान कैसे किया जा सकता है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सैयद असीम वकार AIMIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ हैं, TMC के नेता हैं। हमारे साथ माधव आनंद हैं, JDU का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले सैयद असीम वकार आपसे पूछना चाहती हूँ, जनसंख्या को लेकर कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए। नहीं, कानून जो भी होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष, परिवार विशेष, इलाके विशेष के लिए आप कानून बनाएं और उसका खूब प्रचार करें। कानून जो भी होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। नहीं, आपको ये बात कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कानून सबके लिए ही बनेगा। कानून एक वर्ग विशेष, इलाके विशेष के लिए आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं? देखिए, बात समझिए मेरी। मसला सिर्फ ये है कि समझती आप सब हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझती कुछ नहीं है, सब समझती हैं। इससे पहले भी मैं इस तरह की कई डिबेट्स में बैठा हूं, कई चैनल्स पे बैठा हूं, और मैंने बहुत खुलकर कहा कि संसाधन सीमित हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं। दुनिया में जितना पानी है वो उतना ही रहेगा, जितनी जमीन है वो उतनी ही रहेगी। मैंने अपने शुरुआत में ही इस टॉपिक पर बोला। मैं आपसे ये कह रही हूँ, जब आप ये कहते हैं कि एक इलाका विशेष के लिए कानून नहीं होना चाहिए, एक समुदाय विशेष के लिए कानून नहीं होना चाहिए, आपको क्यों लगता है इस पे कि एक इलाका विशेष, समुदाय विशेष, ऐसा कोई कानून है क्या जो आपको डरा रहा है इस वक्त? अभी जब आगे बहस होगी, बीजेपी के कोई प्रवक्ता जी बैठे होंगे, जब वो मुझसे आगे बोलेंगे, मुझे पता है वो क्या बोलेंगे, इसका जवाब तब दे दूंगा। अभी आप दे दीजिए। आपको खाली ये समर्थन करना है कि मेरी बात सही है या नहीं सही है। नहीं सर, मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि जनसंख्या नीति पर तो हिंदू मुसलमान होना नहीं चाहिए। आप सुनते नहीं है सर। आप लोगों की दिक्कत क्या है ना, आप लोग सुनते नहीं है। तो आपने जो बोला उसी से जुड़ा मेरा सवाल था, उस सवाल का जवाब खैर आपके पास है नहीं, देंगे तो आप तब। आपने ये क्लेम कर दिया, जवाब है नहीं, दावा था वो आपका। हमारे साथ इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं केंद्र सरकार में। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। आपके सबसे पहला सवाल तो अभी आपने, पता नहीं आपने कितना सुना, अभी मैं AIMIM के प्रवक्ता से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे सीधे तौर पर कहा कि क्या जनसंख्या को लेकर एक कानून होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब में कहा हाँ होना चाहिए, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक सवाल, जब हम जनसंख्या नियंत्रण जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस कानून को लेकर इतना डर क्यों है सर, इतना भय क्यों हो जाता है? अब डर का तो कोई तर्क नहीं होता है। अभी तक क्या हो रहा था कि
जो भी परिवार नियोजन हो रही थी वो सब हिंदुओं में ही हो रही थी, और इसीलिए जहाँ पहले हिंदू 85% थे अब वो 80 के नीचे आ गए हैं, और मुस्लिम के जो अनुपात में है वो भी बढ़ गई है। अब आज ये है, सबकी मांग है कि परिवार नियोजन तो होना चाहिए, परंतु सबके लिए होना चाहिए, और इसमें कई अल्पसंख्यक लोगों को चिंता होती है, सब नहीं, जैसे क्रिश्चियंस हैं उनमें नहीं है, सिखों में नहीं है, बुद्धिस्ट में नहीं है, पर मुस्लिम समुदाय में ज़रूर है। उसको दूर करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, परंतु इतना ज़रूर हमें समझना चाहिए कि ये जो विरोध हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि उनका वो समझते हैं कि उनका जो जनसंख्या की जो अनुपात में है 100% में अभी 13-14% है, वो समझते हैं कि और 20 साल में 20% हो जाएगी और वो बड़ी संख्या हो जाएगी। अब ऐसे भी लोग हैं, उनमें वो जैसे सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी समुदाय में बच्चों को पढ़ाने के लिए परिवार में व्यवस्था होनी चाहिए। वो तभी होगी जब 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे ना हो। लेकिन सर मैं आपसे ये कह रही हूँ, ये आपने भी जिस तरह से पूरा इस पर एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की, मैं ये कह रही हूँ जब हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये चैलेंज है, एक चुनौती है, हमारे रिसोर्सेज पर एक दबाव है, आप खुद एक वेटरन लीडर हैं, इसे मजहबी चश्मे से क्यों देखा जाता है? वो मजहबी तो एक ही इशू है, किसी और के साथ नहीं है। पारसी हैं, बहुत छोटे अल्पमत में हैं, वो नहीं उठाते हैं। यहूदी हैं और 5,000-6,000 लोग, वो उसका सवाल नहीं उठाते। क्रिश्चियंस भी नहीं उठाते। उठाने वाले तो सिर्फ मुस्लिम हैं और कोई नहीं है। और मुस्लिम में भी क्योंकि वो उनका जो चार बीबी रखना, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है, वो सबका उसके ऊपर असर पड़ेगा। जब महिलाओं को हिम्मत होगी, कहेगी कि भाई हम तो सिर्फ 8-9 बच्चे पैदा नहीं कर सकते या 5 भी नहीं कर सकते, 2 ही सब लोगों का कर रहे हैं, 2 या 3, उससे ज़्यादा हमें भी जो अन्य चीज़ों में आज मुस्लिम महिला बहुत पढ़े लिखे भी हो रहे हैं, तो उसमें ये एक अंदरूनी उनका एक समस्या है जिस पर ये लोग उसको दबाने में लगे हुए हैं। अच्छा स्वामी सर, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि सरकार को ऐसा एक बिल लेकर आना चाहिए? ये मामला कई बार अदालतों में गया है। कौन सा सरकार को? केंद्र सरकार को आपको लगता है क्या इस मामले पर बिल लेकर आना चाहिए? अभी तो चर्चा चल रही है ना कि बिल लाना चाहिए, न्याय आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो भी कानून इस देश में लागू होगी, विधि लागू होगी, वो सब पर लागू होनी चाहिए। वो क्या एक समुदाय तैयार है, दूसरे नहीं है, तो इसीलिए एक पर ही कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हिंदुओं में भी शुरू हो गया कि नहीं ये इससे हमारी संख्या अल्पमत में चली जाएगी और इसीलिए महिलाओं को ज़्यादा बच्चा पैदा करनी चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि जैसे विकास होगी उतने कम बच्चे होंगे और 2 से कम होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु उनका पढ़ाई के लिए, उनके लिए विदेश जाकर पढ़ने के जो खर्चे हैं, ये सारी चीज़ों के लिए लोग कम बच्चे पैदा करनी चाहते हैं, पर उनको भी डराने के लिए बहुत प्रयास की जा रही है कि हिंदुओं का संख्या अल्पमत में चली जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से डराने का काम हो रहा है? यहाँ मुस्लिम पक्ष को लगता है कि हमको टारगेट किया जा रहा है। जी सर। जी बिल्कुल, दोनों तरफ में डराया जा रहा है, परंतु ऐसा एक कानून होनी चाहिए। ये एक सरकार ना चाइना जैसा नहीं, उन्होंने तो कह दिया, चाइना ने तो कह दिया कि एक ही बच्चा पैदा होना चाहिए। आज पछता रहे हैं
क्योंकि वयोवृद्ध लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर उनका देखभाल कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस जरूर होना चाहिए, संतुलन जरूर होना चाहिए। लेकिन स्वामी सर, लगातार ये सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार का एफिडेविट है 2020 में, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, बिना कंपल्शन की बात कही गई। आप उस एफिडेविट पर आपका क्या सोचना है? नहीं, कंपल्शन तो लोकतंत्र में कभी हो नहीं सकता है, और इंदिरा गांधी ने तो सबक सीखा इसका इमरजेंसी में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस पर प्रचार हो सकती है, लोगों को कन्विंस कर सकती है, किया जा सकता है। उसके परिणाम उनको, किसी को, लोगों को जब दिखता है कि हाँ इससे हमें अच्छे बच्चे मिलेंगे, और आजकल तो कई जगह, कई परिवार में, गरीब परिवार में 5 बच्चे पैदा होते हैं, दो मर जाते हैं, तो 3 ही रहता है। तो 3 ही पैदा करोगे तो तीनों 3 जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनका देखभाल ज़्यादा होगा, साधन के लिए कमी कम पड़ेगा, यानी ज़्यादा, यानी उतना नहीं होगा जितना पहले होगा 5 बच्चे के कारण। तो ये सारी चीज़ों को समझाने के लिए एक अच्छा दस्तावेज तैयार करनी चाहिए सरकार को। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले जागरूकता क्रिएट की जाए लोगों को, लेकिन सियासत कहाँ सर? ये जो हम और आप अवेयरनेस के बारे में बात करें, सियासत तो ये होने नहीं देगी ना सर, एंड यू नो इट बेटर देन मी। नहीं, से मैं तो कहता हूँ कि अभी जब तक जनता में हम एक मांग नहीं उठाएंगे, तो सियासत हो या सरकार हो, वो वही करेंगे जो उनको राजनीतिक फायदा मिलने वाली है। तो मैं जस्ट फॉर क्लैरिटी, आप आज की तारीख में चाहते हैं स्वामी सर कि एक बिल सरकार इंट्रोड्यूस करे, या आपको लगता है पहले अवेयरनेस क्रिएट की जाए, इसमें लेके जो समुदायों में जितने भी एप्रीहेंशंस हैं उसे दूर किया जाए? व्हाट एग्जैक्टली इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? देखिए, मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट में जब आप बिल पेश करते हैं, वो तो तुरंत पास नहीं होती जी, और का पास तुरंत करेंगे तो भी वो गलत होगी और नियम के अनुसार नहीं होगी। वो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी लगभग 20-25 लोगों की होती है, एमपीज चुने हुए लोग, और वो समुदाय से सबको बुलाते हैं। कभी कभी 5-6 साल चल जाती है इसमें, और फिर दस्तावेज तैयार करते हैं। उस दस्तावेज के आधार पर फिर एक नई बिल बनती है संशोधन के साथ। ठीक, ऐसे तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई तुरंत पास कर देंगे, बड़ा विडम्बना हो जाएगा, बड़ा गलाटा हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। बिल आएगी, ये जाएगी कमेटी के पास, उसका प्रचार होगा, लोगों को बुलाए जाएंगे, जो आने चाहते हैं बहस करने, यानी अपनी वक्तव्य रखने के लिए, उनको भी बुलाया जाएगा। तो उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बिल बनेगी, उसके बाद वो पास होगी। बहुत टाइम बाकी है इसमें, अभी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आप जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करने की बात करें। बस एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा, तो मैं चाह रही थी आपसे उस पर और क्लैरिटी लूं। ये कहा गया कि भारत जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसका साइनेटरी है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994 का, ये कहा गया। और इसके मुताबिक ये जो पीओए है, जो प्रोग्राम ऑफ, अंग्रेजी में सर ये है कि इंडिया जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994 का, उसका इंडिया साइनेटरी है। हाँ, और ये पीओए जो है ये फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट है। तो इंडिया का यहाँ पर साइनेटरी होना और अपने पार्लियामेंट में बिल लेकर आना, क्या इसमें किसी तरह का टकराव है? नहीं नहीं नहीं, कोई देखिए, जहाँ अनिवार्य बन जाती है कि तुम्हारे ऊपर केस चलेगी, तुम्हें जेल भेज देंगे, फाइन लगा देंगे, वैसे होगी तो निश्चित तौर पर उसका उल्लंघन होगा। अभी तो हम पहले क्या करने चाहते हैं ये तो लोगों को पता होना चाहिए ना। उसके लिए पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाएगी, उनके बहस से सब पे पता लगेगा, और फिर उसके बाद
बिल ला करके पास करने तक तो लोगों को सबको समझ में आ जाएगी कि क्या है, इससे हमारा भला कितना है। और नहीं है तो कौन पार्टी चाहेगी कि ज़बरदस्ती थोपा जाए, वो चुनाव हार जाएंगे जैसे इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी साहब जी न्यूज़ से बात करने के लिए और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर स्पष्टता हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब जल्दी से एक कमेंट, जो हमारे साथ कई खास मेहमान हैं उनका मैं चाहूंगी, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर चाहूंगी। माधव आनंद आपका, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सभी गेस्ट से मेरा यही सवाल है, जल्दी जल्दी। देखिए, जनसंख्या तो देश के लिए एक समस्या है ही और जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि देखिए जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन इसको कानून बनाना मुझे नहीं लगता है कि अभी इसकी आवश्यकता है अभी। हाँ, निश्चित रूप से कुछ पहल ऐसे हैं लोगों में जागरूकता पैदा करने की, महिलाओं की शिक्षा में और बढ़ोतरी हो, जैसे हम लोगों ने बिहार में मॉडल अपनाया। देखिए लगातार महिलाओं को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं हम लोग, वहां फर्टिलिटी रेट काफी घटा है। तो लगातार अगर इस पे काम किया जाए तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कानून बना के इसको थोप दिया जाए तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता मिल पाएगी। उससे ज्यादा अच्छा है लोगों को जागरूक किया जाए, महिलाओं को शिक्षित किया जाए। पूरे देश लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। शिक्षित किया जाए तो ऑटोमेटिक कानून बनाने की, हर चीज के लिए कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? जब आप लोग हम सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, जब लोगों को पता चलेगा कि भाई सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन में अगर देखिए ये तो लंबी एक प्रक्रिया है, लगातार तो उस लंबी प्रक्रिया में अवेयरनेस पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कब पहुंचेगी उस लेवल पर? निश्चित रूप से देखिए ये तो हम लोगों ने बिहार का एग्जांपल दिया ना, हम लोगों ने लगातार महिलाओं के शिक्षा पे काम करने का काम किया, वहां का फर्टिलिटी रेट आप देख लीजिए, वहां पॉपुलेशन कितना। आप भी इस पर वही जो सियासत को लेकर जो बातें कही जा रही है वही। तौसीफ अहमद खान, कानून बनना चाहिए जनसंख्या कंट्रोल के लिए, नहीं बनना चाहिए? अदिति जी, बिल्कुल कानून बनना चाहिए, लेकिन जो सवाल आपने पूछा था और उसका जवाब भी आपको मिल गया था कि कानून बनाने का रिस्क कौन लेगा। जो सरकार कानून बनाने का रिस्क लेगा वो सरकार गिर जाएगा, और यही वजह है कि राज्यसभा में मांग भी की गई थी कानून बनाने को, और हमारे यूनियन मिनिस्टर, बीजेपी के यूनियन मिनिस्ट्री से हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि अभी कानून बनाने की कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार गिर जाएगी। लॉ कमीशन का भी रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश का कि भाई कानून को लाया जाए कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में, लेकिन वहां पे भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए, जनसंख्या का कंट्रोल में लाना जरूरत है, और उसको कंट्रोल करने का एक रास्ता यह है कि कानून लाया जाए। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी टीवी में आपने इंटरव्यू लिया, वो भी उन्होंने बताया, बड़े दिग्गज नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने भी बोला कि हाँ जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये रिस्क बीजेपी लेने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है उसकी सरकार गिर जाएगी। ये रिस्क लिया था इंदिरा गांधी ने, हिम्मत दिखाया था इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और ये मोदी सरकार हिम्मत दिखाने वाली नहीं है। मोदी सरकार हिम्मत दिखाए तो आप तैयार हैं सपोर्ट करने के लिए उन्हें? बिल्कुल 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 सपोर्ट करेगी, ममता बनर्जी सपोर्ट करेगी उन्हें, बिल्कुल। ठीक है, रतन शारदा हिम्मत दिखाइए, ये कह रहे हैं ममता बनर्जी टीएमसी सपोर्ट करेंगे उन्हें। उनका ऑलरेडी मेजॉरिटी होने, किसी का सपोर्ट का कोई बात नहीं, चलिए सुनिए तो जवाब तो सुनिए। आप तैयार है ना? कांग्रेस वाले यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्ण बैठे हैं, यहाँ पर बीजेपी, मुझे नहीं पता, इस बीजेपी का स्टैंड तो रख नहीं सकता। मैं ये मानता हूँ कि जनसंख्या पे कोई ना कोई पॉलिसी हो, जनसंख्या पे नियंत्रण हो, इसके बारे में कोई दो राय नहीं यहाँ पर दिख रहा है। और ये मानना कि कानून अलग अलग बनेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। कानून सबके लिए एक बनता हमेशा, उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। सही है, ये एआईएम जैसे लोगों का, इन्होंने भी पानी की बात की, 4% पानी है दुनिया भर का भारत के अंदर, और 18% पॉपुलेशन है दुनिया की। कब तक ये चलेगा? दुनिया भर के अंदर अनाज की कमी हो रही है, वो कब तक चलेगा? आपने पॉपुलेशन की डेंसिटी बताई, भारत की डेंसिटी 469 पर स्क्वायर किलोमीटर, और उससे ज्यादा केवल बांग्लादेश की है, जिसकी की बहुत ही भयंकर 1278 पर स्क्वायर किलोमीटर है। आप जिनसे कंपीट कर सकते हैं, इंडोनेशिया 147, चाइना 150, कनाडा 4 और यूएसए 36। तो इस प्रकार की जनसंख्या में हम कितने साथ सर्वाइव करेंगे, कितना बढ़ेंगे, ये सोचने की बात है। हमने बात की स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टा कहता है 2010 से 2050 के अंदर, ये किसी की पर्सनल नहीं है, रिलीजन वाइज ग्रोथ ऑफ हिंदूज विल बी 33%, मुस्लिम्स विल बी 76%। लेकिन ओवरऑल जो पॉपुलेशन जो गिर रही है,
अब यहाँ पर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था 1992 में मुस्लिम 4.4 था, अब घट के 2.6 हुआ है। हिंदू का 3.3 था, घट के 2.1 हुआ है। उसका मतलब अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके और लोगों को समझाया सके तो इसकी समस्या का हल है, लेकिन जबरदस्ती तो कोई कह नहीं रहा। पर कानून पे तो पहले ही हवा खड़ा कर देंगे, हवा खड़ा करके नहीं चलता ना। और दुनिया भर के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ की इम्बैलेंस के कारण जो लेबनान में हुआ, जो ईस्ट तिमोर में हुआ, जो सूडान में हम देख रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। जो हमारे यहाँ पर केरल में हो रहा है, जो कश्मीर में नकारा नहीं जा सकता, बंगाल में हो रहा है। तो वास्तविकता से स्वीकार करके ओवरऑल भारत के अंदर पॉपुलेशन की पॉलिसी क्या हो, सबके लिए कॉमन, ये तो पकड़ी बात है, इसके ऊपर दो राय हो नहीं सकती। अगर कल को ये कहेगा नहीं मेरा तो दीन कुछ और कहता है, मेरा तो पर्सनल लॉ कुछ और होता है, समस्या तब होगी। यहाँ जो बैठे इनको पूछे, इनके ये अपने शरिया को चलाएंगे कि भारत के कानून को चलाएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपसे मैं पूछूंगी। सर, यहाँ पर हर कोई कहता तो है कानून होना चाहिए, लेकिन फिर सब अपनी सियासी मजबूरी गिनाने लगते हैं। भाई पॉपुलेशन कंट्रोल पर सियासत कैसे हो सकती है? उसमें हिंदू मुसलमान करना जरूरी है क्या? जरूरी है या मजबूरी है? हाँ, देखिए आदित्य जी, एक सवाल है सियासत का, एक सवाल है देश का, लेकिन सियासत जो है देश से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और सियासत इसलिए होती है कि देश आगे बढ़े, देश मजबूत हो। तो ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज कि जब देश आज़ाद हुआ था लगभग 75 साल पहले, तो हमारे देश की जो आबादी थी वो 30-35 करोड़ थी। तो 75 साल में हम 5 गुना बढ़ गए, आज 150 करोड़ को छूने जा रहे हैं। तो अगर इस रेशो से आबादी बढ़ती है तो अगले 75 साल में, यानी कि मानो कि 2300 जब आएगा तो हमारी आबादी 500 करोड़ हो जानी चाहिए, जो पूरी दुनिया की आबादी के बराबर होगी। तो संसाधन तो सीमित हैं, हवा, पानी, रहने की ज़मीन। आज आप देखिएगा हवाई जहाज से जब हम लैंड करते हैं और दिल्ली को ऊपर से देखते हैं, तो दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से मथुरा और दिल्ली से इधर हापुड़ और ये सब एक सा ही नज़र आता है। आज गुड़गांवा दिल्ली के बीच का दूरी खत्म हो चुकी है। दिल्ली और पानीपत, दिल्ली रोहतक के बीच की दूरी खत्म हो चुकी है। कहीं ज़मीन नज़र नहीं आती है। दिल्ली से मेरठ जाइए तो आपको लगेगा कि मकान से मकान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और सड़कें कितनी चौड़ी की जाएंगी, एक लिमिट है ना सबकी, कितने फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। तो इसलिए आबादी पर कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस पहल होनी चाहिए, ठोस नीति बननी चाहिए। अब उस नीति को बनाने में कितना बड़ा रिस्क इस पार्टी को है कि सरकार रुकेगी, जाएगी, नहीं जाएगी, सरकारें बनेंगी, बिगड़ी, ये एक दूसरा सवाल है। लेकिन मैं एक सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आना चाहिए, क्योंकि अगर कानून नहीं बनेगा, सामाजिक जागरूकता के नाम पर अगर हम सोच लें कि समाज में जागरूकता आ जाएगी, भाई समाज में जागरूकता तो महिलाओं के प्रति भी अभी तक नहीं आई, समाज में जागरूकता तो क्राइम के प्रति नहीं आई, समाज में जागरूकता सफाई के प्रति नहीं आई। लेकिन जब कानून बन जाते हैं, तो लगता नहीं कभी तैयार हो पाएगी, क्योंकि जो सियासत हिंदू मुसलमान करती है जनसंख्या नियंत्रण पर, पहले तो आप उसको मैच्योर करेंगे ना, उसमें परिपक्वता की उम्मीद लगाएंगे। वो कब मैच्योर होगी? आप ये बताएं, कांग्रेस पार्टी क्या इस तरह के कानून का समर्थन करती है? अगर कल को सरकार बिल लेकर आए तो क्या कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सरकार के साथ खड़ी होगी इस पर? नहीं, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी या नहीं करेगी, उससे बिल लाने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस ने तो 3 तलाक का समर्थन भी नहीं किया, कांग्रेस ने तो 370 का समर्थन नहीं किया। हाँ, कांग्रेस के कुछ नेता जरूर समर्थन में थे, और देश के हित में जो भी कानून आएगा कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन कांग्रेस समर्थन नहीं करे और तो आप बिल नहीं लाएंगे। देश को चलाना तो सरकार का काम है, विपक्ष का काम विरोध करना है। और अगर विपक्ष को लगेगा कि ये मुद्दे देश के भविष्य से जुड़े हैं तो विपक्ष आपका समर्थन करेगा। लेकिन ये लॉजिक देना ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन सर अगर कोई मुद्दा होगा और कांग्रेस जैसी एक पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी होगी तो उसके अपने वोटर्स है, उसके अपने सपोर्टर्स है। आप पार्टी हर चीज को सिर्फ चुनावी दंगल में क्यों देखना है? किसी भी डिसीजन को जनता में अवेयरनेस के तौर पे क्यों नहीं देखना है?
जो राहुल गांधी की फॉलोइंग है, जो मिसेस गांधी की फॉलोइंग है, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की फॉलोइंग है, जिस अवेयरनेस की बात यहां पर हर पैनलिस्ट ने लगातार की, उस अवेयरनेस को आप जैसी पार्टी का किरदार बड़ा है उसमें, उस अवेयरनेस को क्रिएट करने में, उस अवेयरनेस को बढ़ाने में। रतन शारदा जी, मैं आपको फ्लो दूंगी, लेकिन जल्दी से एक कमेंट पहले मैं ले लेती हूं। विजय शंकर तिवारी, पहले एक कमेंट आपका और फिर फिरोज बख्त, जल्दी जल्दी प्लीज। देखो अदिति, श्रीमती इंदिरा जी ने जब हमारे दो का नारा दिया था, ये जरूरत तो उस समय से महसूस की जा रही है, और जब ये नारा दिया था उसके बाद हिंदू समाज ने इसका पालन भी किया। और आज आप देख रहे हैं सारे देश में हिंदुओं में एक दो बच्चे ही हैं, तो उन्होंने पालन भी किया। आज तो उससे ज्यादा जरूरत है। और कोरोना काल में आपने देख लिया कि जनसंख्या वो कारण था, जब आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, संसाधन कम पड़ रहे थे, जनसंख्या ही उसका आधार था। लेकिन आज देश में पूरी अवेयरनेस है, सारा देश चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। एक वो हैं जिनको गजवाए हिंद बनाना है इस देश को, उनको पता है जनसंख्या बढ़ेगी तभी देश गजवाए हिंद बनेगा। और एक वो जिनको उनका वोट चाहिए, वो भी इन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। तो दो ऐसे पक्ष हैं जो देश में जनसंख्या नियंत्रण नहीं चाहते हैं, वो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। बाकी सारा देश चाहता है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण हो, ताकि हिंदुओं से कहते हैं तुम्हारी आबादी कम रह जाएगी और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएंगे और 7-7, 8-8 बच्चे करो, उनसे क्या कहते हैं आप? अदिति, यही बात कह रहा हूं जो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बात कही कि एक व्यक्ति के 2 बच्चे जरूर होने चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधे से स्पष्ट किया, और मैं वही बात कह रहा हूं, इसी पक्ष का व्यक्ति हूं मैं, कि देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। और जो कानून बनेगा उसको हिंदू भी माने और सारे पक्ष माने। लेकिन विरोध करने वाले लोग कौन है, ये आपके सामने, आपके डिबेट में भी दिखाई पड़ रहा है। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इस देश में जनसंख्या के आधार पर शासन हासिल करना चाहते हैं, सत्ता बनाना चाहते हैं, गजवाए हिंद चाहते हैं। एक वो लोग हैं और एक वो लोग हैं जो गजवाए हिंद की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन उनको वोट चाहते हैं। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मत है। कौन लोग बैठे ना आपके सामने, आपके पास दोनों पक्ष बैठे हुए हैं जो जनसंख्या का विरोध कर रहे हैं, और एक जो कहते हैं कि जनसंख्या कानून नहीं बनना चाहिए, अवेयरनेस के आधार पर होना चाहिए। दोनों पक्ष आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। चलिए, पहले सैयद असीम वकार। नहीं, क्या देखिए, मैंने जो शुरू में कहा था डिबेट उसी पर हो रही है। मैंने कहा था कि सबके लिए बनाइए। सर, मैंने जो शुरू में कहा था डिबेट उस पर हो, निकल कर सामने आई है। आप वो बोल रहे हैं जो मैंने शुरू में कहा था। मैडम जी, मैडम देखिए, सब अरे भाई आप बड़ी हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, आप मुद्दे पर रहे और बात रखें। सबसे पहली मजहबी बात, चश्मा क्यों, मैं वही पूछ रही थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, यही हम भी पूछ रहे हैं, मजहबी चश्मा क्यों? सारे मामलों में मुसलमानों को शक की नजर से क्यों देखा जाता है? ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदू हमसे बहुत पीछे हैं या सरदार हमसे बहुत पीछे हैं। कुछ % का फर्क होगा इधर उधर आगे पीछे का, तो सारे सवालात मुसलमानों से क्यों पूछे जाते हैं? अभी आचार्य जी ने एक बात कही, आप बिल लाइए। नहीं, आप बिल लाइए। आपको किस्सा सुनाओ, आचार्य जी बैठे मेरी बात को यस करेंगे। संजय गांधी जी ने एक कानून बनाया था नसबंदी का, और उन्होंने, हम लोग तो छोटे छोटे से बहुत, मैंने तो सब लोगों से ही जाना, कांग्रेस के नेताओं से। तो संजय गांधी जी ने यूपी का जो कोटा दिया था नसबंदी का, वो 1 लाख का दिया था कि 1 लाख नसबंदियां होना है। तो उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर हुआ करते थे अम्मार रिजवी साहब, वो गए, उन्होंने समर्थन कर दिया संजय गांधी जी से कि नहीं, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। तो आपने 1 लाख यूपी से कहा है, इसका 10 गुना तो मैं अपने क्या से दे दूंगा, अपने मंत्रालय से। तो संजय गांधी को लगा कि तो मैंने कम बोल दिया है, तो उन्होंने यूपी का कोटा बढ़ा के नसबंदी कर दिया 50 लाख। और उसके बाद जो हुआ सबने देखा, पूरे देश ने देखा। मसला यह है कि अगर आप कानून बनाना चाहते हैं ईमानदारी से, तो उस पर एक सर्वदलीय और सर्वधार्मिक की एक कमेटी बनाइए, लोगों के दिलों को जीतिए, लोगों से मशवरा कीजिए, सब अपने अपने मशवरे देंगे, एक बेहतर विकल्प तलाशिए, बेहतर कानून लाइए, लोगों में जागरूकता लाइए। जो सच्चाई ईमानदारी से काम अगर करना चाहते हैं तो यही तरीका है। देश से सब मोहब्बत करते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को भी बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य से भी सब मोहब्बत करते हैं।
देश का कोई भी व्यक्ति बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चों का भविष्य खराब हो या उसके देश को कोई खतरा हो। सब देश के साथ हैं। सर मेरा मुद्दा, लेकिन मसला ये है कि जब देश पे हुकूमत करने वाले लोग देश के भविष्य की बात सही तरीके से करेंगे तभी तो कानून बनेगा। अब गिरिराज सिंह जैसे लोग कानून बनाएंगे, संगीत सोम जैसे लोग कानून बनाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, वो जो कपिल मिश्रा बैठा हुआ वो कानून बनाएगा? क्यों? वो तो और खराब कर देगा। एक सेकेंड, मैं नाम लेके कह रहा हूं। नहीं, एक सेकेंड भाई, आप लाइए, बैठिए, बात कीजिए। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सैयद असीम वकार, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, जनता चुनेगी ना, जनता चुनती है। अब आप जनता का अधिकार भी आप ले लेंगे, जनता का अधिकार भी आप छीन लेंगे। सर फिरोज बख्श साहब ये कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या पर कानून की बात होती है, जनसंख्या पर अगर कानून की बात होती है तो ये कहना है कि मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है। हाँ अदिति साहिबा, मैं थोड़ा सा मुझे क्वालिटी टाइम दें और बोलने की इजाजत दें। और मैंने अपने सभी मोहतरमीन को सुना, काबिल जो मेरे दोस्त बैठे हैं, चाहे वो स्वामी जी हों या रतन शारदा जी हों या हमारे जो प्रवक्ता हैं दूसरी पार्टियों के। मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा अदिति बहन कि हिंदुस्तान के लिए ये जो एक्सप्लोजन है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ज्यादा खतरनाक है। इसको पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए था। खैर चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। अगर मोहन भागवत ने ये बात कही है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल सही कही है। चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे कोई और दुकान हो, कहीं अगर कुछ सरकार कुछ बांटती है, ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। देखिए, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी है, उस गरीबी ज्यादा होगी, करप्शन ज्यादा होगा, फिर क्राइम होगा, फिर हिंदुस्तान हर खाने के अंदर नीचे गिरता चला जाएगा। एक बात मैं और बता दूं आपको, ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 135-40 करोड़ है। नहीं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आज की तारीख में, आदिति ये नोट करके रख लें, 150 करोड़ है। क्योंकि 10-15 करोड़ जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड हैं वो नहीं बने हैं, आधार कार्ड नहीं बने हैं। तो वक्त की अहम तरीन जरूरत है, जल्द से जल्द ये पॉपुलेशन कंट्रोल कानून आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ताकि ये जो मुसलमानों को जोड़ दिया, एक मिनट मेरी बात पूरी, मुसलमानों को कई लोग सोचते हैं मुसलमानों को जोड़ दिया गया है, पॉपुलेशन के पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जो सामने वाला देखेगा वही बोलेगा। आसाम में मुसलमानों की पॉपुलेशन माशाल्लाह से 30 से 35 के बीच में है, एग्जैक्टली शायद 35 हो गई है। तो जो फैक्ट है, तो अगर ज्यादा बच्चे होंगे ना हम उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, ना अच्छा खेल कूद में पढ़ा सकते हैं, ना उनको कुछ और कर सकते हैं, ना सेहत की अच्छी सुविधाएं इलाज दे सकते हैं। तो अच्छा है कि 2 बच्चे, बड़ा अच्छा कानून निकाला था मिसेस गांधी ने, उसको फिर वो रेगुलेट नहीं कर पाई। उन्होंने दूसरे तरीके, संजय गांधी ने जो है वो नसबंदी शुरू कर दी। तरीका इस तरह से नहीं, कानून सही वक्त पे आ गया है। लेकिन किसी ने कहा था कि कानून लाने से कुछ नहीं होगा, जागरूकता आनी चाहिए, एक माइंडसेट बनना चाहिए पब्लिक में कि हम अपना कंट्रोल करें पॉपुलेशन को, तभी हिंदुस्तान आगे जाके विश्व गुरु और 5 to 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकता है। महज लफाजी से, जबानी जमा खर्च से नहीं होगा। और इसको हिंदू मुस्लिम ना बनाए। आप उस प्रोपेगेंडा को कैसे एड्रेस करेंगे जो ये कहता है कि मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है? फिरोज बख्श साहब, मेरा सवाल ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से बेहतर दोस्त नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। जान लीजिए वकार साहब, तौसीफ अहमद खान साहब, आप मेरे भाई हैं एंड वी आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। लेकिन थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। मैं समझदार नहीं हूं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो मैं समझता हूं मुस्लिम कौम को बहलाएं फुसलाएं नहीं, भटकाएं नहीं और भड़काएं नहीं। डोंट स्प्यू वेनम, जहर ना उगले, हिंदुस्तान में आग ना लगाएं। दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान है जहां हम रह रहे हैं। खुदा का शुक्र है हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया या किसी ऐसे मुल्क में पैदा नहीं हुए। ठीक है, सैयद असीम वकार, उसके बाद तौसीफ अहमद खान, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, देखिए, मैं तो कहीं से किसी भी तरह से मैंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं बनना चाहिए। ना आपने ये तो कहा, अगर मैंने पूरी डिबेट, मैं तो ये कह रहा हूं कि सबके लिए एक समान कानून लाइए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल देखा जाता है। अब गिरिराज सिंह के 10 भाषण दे दूंगा आपको, संगीत सोम के दे दूंगा, कपिल मिश्रा के दे दूंगा। मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप देखिए, आप लाइए कानून बनाइए, सबके लिए समान कानून बनाइए, बैठिए, मशवरा कीजिए।
और ये आप नया काम नहीं कर रहे हैं। अगर इस वक्त कोई बोल रहा है तो ये संजय गांधी उनमें आ गए हैं। संजय गांधी ने इमरजेंसी से पहले, संजय गांधी को छोड़िए, मैं इतिहास में वर्तमान की बात कर रही हूँ। भाषण आप बता रहे थे, यही काम किया था। भाषण तो अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है, इम्तियाज जलील ने नुपुर शर्मा को लेकर क्या कहा था वो भी है। तो भाषण सुनवाने का तो ऐसा है, भाषण सुनवाने का ऐसा है। लेकिन जब आप एक ऐसी लाइन लेते हैं कि मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी लाइन होती है और उस पर बहुत संजीदगी के साथ बोलने की और सोचने की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ पर फिरोज बख्त ने जवाब माधव आनंद आपको भी दिया था। जल्दी से एक कमेंट आपका, 30 सेकंड है आपका जवाब। अदिति जी देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन कानून बना के इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सारे खेल जो है अवेयरनेस का है, एजुकेशन का है। जितना ज्यादा, चलिए आप मुझे बताइए कि कौन सी तारीख तक सियासत अवेयरनेस क्रिएट कर देगी? आप सब लोग कह रहे हैं अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, कब तक अवेयरनेस क्रिएट हो पाएगी? अगर परसेंटेज निकाल लीजिए तो लगातार जो है जनसंख्या में जैसे गिरावट आई है, जनसंख्या का जो वृद्धि दर भारत का था, मैं एक हर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, तो लगातार कमी आई है। ऐसा नहीं है कि लगातार जैसे परसेंटेज कमी आई है। तो कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, महिलाएं हमारी शिक्षित हो रही हैं, और जब शिक्षित हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सर मेरा सवाल ये है कि यूटोपिया है क्या? यूटोपिया है इस दुनिया में? जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा चैलेंज है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात होगी ना। जरा वो आंकड़ा दिखा दीजिए, जनसंख्या किस तरह से लगातार बढ़ रही है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, देख लीजिए। अवेयरनेस 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 सर, कुछ बातें सिर्फ कहने के लिए कह दी जाती हैं, उसे क्रिएट करने के लिए कितने प्रोग्राम हैं? कब तक सियासत इसके लिए मेंटली तैयार हो जाएगी? ये भी सवाल है ना। जहां यह कहा जाता हो, जब जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती हो और यह कहा जाए कि मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है, आप कहां से अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगे? कैसी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे? डराकर क्रिएट करेंगे क्या? चलिए, सियासत कितनी संजीदा है, सियासत कितनी संजीदा है वो सुन लीजिए आप। सुनिए सुनिए, सियासत कितनी संजीदा है सुन लीजिए। इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा? ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? हमारे यहां जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। जहां तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है। आज जरूरत है भारत में कड़ा कानून लाने का जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से लागू हो। जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। कोई रास्ता नहीं, और वो रास्ता है हम दो, हमारे दो और सबके दो। और जिसके नहीं दो, सबके दो न हो तब चुनाव से बहिष्कृत, न वोट लेने का अधिकार न वोट देने का अधिकार। तो सुन लीजिए सियासत किस तरह की बातें करती है। देखिए, हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं, जो इस देश के संसाधन हैं, उन पर किस तरह से लगातार दबाव बनता जा रहा है। क्षेत्रफल के लिहाज से भी आप भारत को देख लीजिए, दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात की जाए तब आप भारत को देख लीजिए, और उसके बाद दुनिया की आबादी भी देख लीजिए। क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में भारत कहां खड़ा है, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से पर व्यक्ति कितना है, प्रति व्यक्ति कितना है, वो भी आप डेटा यहां पर देख पा रहे हैं। खपत देख लीजिए यहां पर, तो जो रिसोर्सेज हैं उन पर जिस प्रेशर की बात, जिस दबाव की बात, जिस बर्डन की बात की जा रही है, सियासत उसे समझ नहीं पा रही है और हर बार यह कहकर टालने की कोशिश कर रही है कि इस पे पहले जागरूकता लेकर आइए, लोगों में जागरूकता लेकर आइए। जल्दी से एक कॉमेंट यहां पे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपका, उसके बाद कॉमेंट लूंगी मैं तौसीफ अहमद खान का। जल्दी जल्दी प्लीज।
रतन शारदा जी, उसके बाद एक कमेंट आचार्य जी का, फिर मैं आपको देती हूँ वापस फ्लोर। देखिए अदिति, पहली बात तो यह है कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा खतरा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट होने जा रहा, इसको रोकना है। और बीजेपी के सारे नेता ये कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के अभी सम्मानित प्रवक्ता बोल रहे थे, अरे भाई रोक कौन रहा है? आप तो बीजेपी का कोई लेना देना मुझे नहीं है लगता कि जनसंख्या को नियंत्रण करने से इनका कोई लेना देना है। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करके ये हिंदू मुसलमान करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान उसका विरोध कर रहा है और मुसलमान इस देश का भला नहीं चाहता है। ये मुसलमानों को गद्दार और मुसलमानों को इस देश का दुश्मन सिद्ध करना चाहते हैं। मेरा सवाल है बीजेपी से कि मैं मांग करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो भी ठोस कदम उठाना आप उठाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप ये नाटक मत करिएगा, ड्रामा मत करिएगा, ये तमाशा क्या कर रहे हैं आप बिल लाइए ना। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप विपक्ष में हैं, आप सरकार में हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। और अगर आप पार्लियामेंट में बिल नहीं लाना चाहते हैं तो ऑर्डिनेंस लाइए। अगर देश को खतरा है बढ़ती हुई आबादी से, ये देश का प्रधानमंत्री मानता है, अगर देश को खतरा है बढ़ती हुई आबादी से देश की सरकार मानती है, तो उसको दूर करने का काम किसका है? इसकी दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है रतन शारदा जी, आप लगातार हाथ उठा रहे हैं, आप जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भैया आपको टेंशन है, आपको चिंता है, बड़ी चुनौती है, आप ये सब बार बार कहते आए हैं, सरसंघचालक भी कह रहे हैं, तो एक्शन लेने का काम भी तो सरकार का है। ये तो सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। क्या किसी भी प्रधानमंत्री ने, संघ चालक ने कहा कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं कहा। ये नैरेटिव डिबेट में बनाया जाता है, कोई कहता नहीं। अब यार मुसलमानों का विरोध है, मैं तो ओवैसी को उसका नेता मानता नहीं मुसलमानों का। यहाँ बैठे जो वकार हैं, इनके कहने और इनके नेता कहने में बड़ा फर्क है। इन्होंने कहा लाओ कानून, ये ओवैसी क्या कहते हैं, नो नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, एंड ही सेज मोहन भागवत इज क्रिएटिंग फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। ये इनका नेता कह रहा है, यहाँ पर आके टीवी में कहते हैं कि लाओ लाओ लाओ। तो पहली बात तो यह है कि इनके नेता मुसलमानों को भड़काते हैं। मुसलमानों को शिक्षित करेगा कौन? बिहार से जो माधव जी आए, उन्होंने कहा कि शिक्षण। एक सेकंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रतन शारदा जी, मैं इस पे आपको जवाब दिलवाती हूँ, जवाब देना भी चाह रहे हैं। मैं वापस आपको मंच दूंगी सर, मैं वापस मंच दूंगी आपको। आपने एक पॉइंट उठाया ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उस पर डिबेट और 2 मिनट उठा लेता हूँ, सभी से जवाब ले लीजिएगा। माधव ने कहा कि महिलाओं का प्रशिक्षण करना चाहिए। महिलाओं की इस देश में कितनी चलती है, किस समाज में कितनी चलती है? पुरुषों का प्रशिक्षण कौन करेगा? जब पुरुष कहता है, वहां का एमपी कहता है, एसपी का, कि अल्लाह की देन है, तो महिला क्या कर लेगी वहां पर? तीसरी बात, सीए का तो विरोध क्यों किया था इन्होंने? कोई कारण नहीं था। तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, जब आपने कहा कि प्रशिक्षण सभी का होगा और ये वातावरण बनाने की बात है जो मोदी जी या आरएसएस के चीफ कह रहे हैं। आप लोगों ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि पहले वातावरण बना के लोगों का उस तरफ रुख बनाना पड़ता है, उसके बाद कानून या उसके बाद में नियम बनाए जाते हैं। और 1975-76 के बाद यह जो नसबंदी का इनफेमस केस और उसके बाद में पहली बार जनसंख्या के ऊपर कोई भी सरकार, कोई भी दल बात कर रहा है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक घाव है, कांग्रेस में साथ दे ना दे कोई जरूरी है, लेकिन आप ये सोचिए कि 1975 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 25 और 20, 45 साल में हमने पॉपुलेशन की बात की ही नहीं। करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, तब कानून बनेंगे। ठीक है। पंचायत के अंदर 2 लोगों को बच्चों से अधिक लड़ना नहीं चाहिए, ऐसा कानून मध्य प्रदेश ने लाया। कोर्ट में जाके उसको गिराया गया, कहा कि तो आप कंपल्शन कर रहे हैं। अरे प्रतिनिधि जब मानेगा तभी तो लोग मानेंगे, उसको कानून को भी नहीं चलने दिया। ठीक है, जवाब लीजिए पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। उन्होंने कहा कि हमने तो कम से कम इस मुद्दे को वापस लेकर आए, हमने तो कहा कि इसे कंट्रोल करने की जरूरत है, इस पर बात करने की जरूरत है, इस पर अवेयरनेस की बात की, इस पर कानून की भी बात की। देखिए अदिति, एक बात बताइएगा, अभी रतन शारदा जी जो बात कह रहे थे कि ओवैसी साहब ये कहते हैं, असीम वकार ये कहते हैं, कांग्रेस ये कहती है, भाई क्या हर कानून आप ओवैसी साहब से पूछ के बनाते हैं क्या? ओवैसी साहब तो ये भी कहते हैं कि साहब ये राम मंदिर का फैसला गलत था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल दे? ओवैसी साहब तो ये भी कहते हैं 3 तलाक का फैसला गलत था, तो क्या आप उनकी बात को मानेंगे? ओवैसी साहब क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है? अरे भाई, देश की जनता ने देश के अच्छे भविष्य के लिए आपको मैंडेट दिया, तो बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है और तमाम विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। जब आप बिल लाएंगे तो फिर ये पता चलेगा कि कौन पार्टी उसका विरोध कर रही है, और विरोध कर रही है तो क्यों कर रही है। आप बेमतलब की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस पैनल के अंदर कोई ऐसा पैनलिस्ट है, ऑनरेबल पैनलिस्ट है, जो ये कह रहा हो कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाए,
बढ़ती हुई आबादी देश के लिए खतरा नहीं है? कोई ये कह रहा है अरे 130 करोड़ को रोजगार दिया नहीं जा रहा, अगर 250 करोड़ हो जाएंगे तो रोजगार कहां से मिलेगा, रोटी कहां से मिलेगी, दवाइयां कहां से मिलेंगी, एजुकेशन कहां से मिलेंगी? नहीं रतन शारदा जी पहले बताइएगा, अगर सरकार को, एक सेकंड रतन शारदा जी, लेट मी फिनिश। रतन शारदा जी, आई एम विद यू। रतन शारदा जी, मैं आपके साथ हूं। देश की सुरक्षा के मामले में, देश के उज्जवल भविष्य के लिए मैं, हो सकता है वैचारिक रूप से आरएसएस से मेरे विचार नहीं मिलते हों, बीजेपी से नहीं मिलते हों, किसी क्षेत्रीय दल से नहीं मिलते हों, लेकिन अगर कोई पार्टी या कोई सरकार इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन कोई डिसीजन करती है तो हमारा फर्ज बनता है हम उसको अप्रिशिएट करें, हम सपोर्ट करें। आप बिल लाइएगा, हम पूरे देश की जनता में अवेयरनेस भी लाएंगे, हम उनको समझाने की कोशिश भी करेंगे, हम तमाम मुस्लिम उलेमाओं से बात करेंगे, हम तमाम मुस्लिम स्कॉलर से बात करेंगे, हम रीजनल पार्टी से बात करेंगे। मैं वादा करता हूं आप कानून लाइए और ठोस कानून लाइए। रतन शारदा जी, आपका जवाब। मैंने 2 बातें कही थी। मध्य प्रदेश में पंचायत इलेक्शन में ऐसा कानून लाने का प्रयत्न किया गया, उसको राजनीतिकों ने गिराया, इसलिए वातावरण बनाना जरूरी है। और जब आप दो गली बातें करते हैं, यहाँ टीवी में एक बात करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेता दूसरी बात करता है, वो दिखाता है कि किस प्रकार के वातावरण को खराब करने का प्रयत्न होता है। मैंने इतने कहा, बाकी हम सभी एक राय हैं कि इसके ऊपर पॉपुलेशन पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन उसके बारे में विभ्रम में लोगों को न डालें। पहले प्रयत्न हुए हैं, क्योंकि पहले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो माने। ये कानून अगर आता, फॉर एग्जाम्पल कानून आता कि कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे 60 साल से कम उम्र वाले के, 60 साल के ऊपर का तो जो होना था हो गया, तो क्या यहाँ पर बैठे लोग उस प्रकार की नीति को मानेंगे? छोटा सा एक सिंपल बात पूछ रहा हूं मैं, आपको पता चल जाएगा कि कितनी राय बनती है। तो कानून ऐसे बनते हैं, कानून ऐसे कोई बिल लाके फरमान जारी नहीं करते कोई सुल्तान, ये लोगों से बातचीत करके होता है। और मैंने का उदाहरण दिया, लाइए कानून कि कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हो, 60 साल से कम उम्र वाले का, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए, पहली बात रतन शारदा जी, आप बात को घुमा रहे हैं। आपने जब नोटबंदी की कौन सा वातावरण तैयार किया? आपने जब 370 कौन सा वातावरण तैयार हुआ? 3 तलाक बिल आया, कौन सा वातावरण तैयार हुआ? अरे भाई, वातावरण तैयार है। इस देश का हर आदमी जानता है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो वो हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। वातावरण तैयार है। जवाब लीजिए रतन शारदा, आप लाइए ना। ठीक है, रतन शारदा से जवाब ले लीजिए। अब जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। वो कह रहे हैं इतने बड़े डिसीजन आप लेकर आए, इससे पहले क्या, उससे पहले अवेयरनेस क्रिएट की थी क्या, जागरूकता फैलाई थी क्या? कि इसमें कहा जा रहा है कि जागरूकता फैलाई जाएगी, या इसमें ये कहा जाता है ओवैसी तो ये कहते हैं, जो ऑपोजिशन है वो ये कहती है। सरकार के दिल के करीब का मुद्दा है, प्रधानमंत्री के दिल का करीब का मुद्दा है, एड्रेस कीजिए इसे, ये कह रहे हैं ये। तो मैंने यही कहा ना कि पहले लाने के पहले वातावरण बनाना पड़ता है। वातावरण बनाने के लिए मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में भी ये बात कही, उसको मोहन भागवत जी ने भी समर्थन किया, आप लोग भी समर्थन करिए। जब नेता समर्थन करते तो जनता समर्थन करती है। मैंने साधारण सा बताया कि क्या नेता मान लेंगे कि 2 से अधिक बच्चे पैदा हो गए तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? इस समय हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, एडवोकेट हैं, और कोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर कई बार इस मुद्दे को लेकर भी गए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा हो रही है, डिस्कशन, बहस हो रही है यहाँ पर इस बात पर कि जनसंख्या नियंत्रण देश की जरूरत है, लेकिन सियासत इस पर हो रही है। नहीं, इसमें सियासत की कोई बात नहीं है अदिति जी, बड़ी सीधी सी बात है। हमारे रिसोर्सेस बहुत कम है, हमारे पास जमीन मात्र 2% है, पानी मात्र 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। और जब भी ऐसी कोई बात होगी तो कहेंगे इलेक्शन आने वाला। इलेक्शन भारत में 12 महीने होता रहता है, कभी आज तक इलेक्शन बंद हुआ नहीं है। हर 2-3-4 महीने के बाद एक नया इलेक्शन आ जाता है। तो मुझे लगता है इसको इलेक्शन से जोड़ के और ये सब करके हम बहुत बड़े काज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है, जनसंख्या का असंतुलन रोकना भी जरूरी है। जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी जरूरी है। तो दोनों के लिए इस बात की ये बहुत आवश्यक है कि इसमें देर न किया जाए। हर सेकंड एक बच्चा पैदा होने का मतलब अदिति जी कि भारत में 2022 में लगभग 3 करोड़ लोग पैदा हो जाएंगे। इतने तो दुनिया के किसी देश में नहीं होते। चाइना, जहां जो दुनिया हमसे, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां भी 44,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ 86,000 हो रहे हैं। रूस, जिसका क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, वहां मात्र 5,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं, हमारे यहाँ 86,000 हो रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे यहाँ तो हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, 2.25 करोड़ के आसपास है, और हमारे यहाँ 3 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं।
तो अगर इसको हम नहीं कंट्रोल करेंगे, ये कोई किसी एक इंडिविजुअल एबीसी पार्टी का मैटर नहीं है। मैटर ये है कि गरीबी हटाओ, गरीबी नियंत्रण करो। ये आज से नहीं, पिछले 50 साल से चल रहा है। क्या गरीबी कम हुई? क्या भुखमरी कम हुई? क्या कुपोषण कम हुआ? क्या प्रदूषण कम हुआ? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन क्या कम हुआ? नहीं। और दूसरी बात, ये प्योरली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का मैटर है। आदित्य जी, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक डिबेट में आप किसी भी पुरुष को मत बुलाइए, केवल आप बहन बेटियों को बुलाइए। अल्टीमेटली 9 महीने रखना किसको है? अल्टीमेटली 9 महीने पेट में किसको रखना है? हमारी बहन बेटियों को। उसके बाद अगले 4-5 साल तक फुल टाइम किसको पालन पोषण करना है? बहन बेटियों को। मुझे लगता है ये उनका कंसर्न नहीं है। महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा हो, बहन लेकिन अश्विनी जी, बातें ये आपने जो पॉइंट्स उठाए सर, बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स है, बहुत प्रासंगिक हैं, लेकिन इच्छा शक्ति कहां पर कम है? क्योंकि यहां पर अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं, हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं, भाई मेजॉरिटी किसके पास है? भाई सरकार इसे लेकर चिंता जाहिर कर रही है, तो सरकार को किसने रोका है? लेकर आए ना बिल और देख ले कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि इस पे बिल आना चाहिए। और जो मेरी पीआईएल चल रही है, इनफैक्ट मंगलवार को फिर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर फिर सुनवाई है। जो सेंटर का जवाब आया है, सेंटर ने न तो इसका समर्थन किया ना विरोध किया। सेंटर ने एक उसमें नई बात यह कह दिया कि चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है तो इसमें स्टेट्स को भी सुना जाए। इस कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य बना सकता है। मैंने उस गवर्नमेंट के जो एफिडेविट उसका विरोध ये कह के किया, ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं, समस्या राष्ट्रीय है, तो समाधान इसका संसद में होना चाहिए। जो इसकी गाइडलाइन बननी चाहिए वो सेंट्रल लेवल पे बननी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि शायद 1-2 हियरिंग के बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बनाएगा, और नहीं तो जैसा कि सरकार, और चूंकि सरकार के सही जितने लोग समर्थक हैं, और मुझे तो लगता है आचार्य प्रमोद जी भले ही वो दूसरी पार्टी के हैं, मुझे नहीं लगता इस पार्टी कांग्रेस इसका विरोध करेगी या इसका सपा बसपा विरोध करेगी। वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं अश्विनी जी, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात आप सुन ले। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हैं और देश के हित में कह रहे हैं। ये राज्यों का विषय नहीं है, ये राज्यों के ऊपर डाल करके लिंगर ऑन किया जा रहा है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसमें सियासत का बहुत बड़ा स्कोप देख रही है, ताकि इसको जितना लंबा खिंचेगा उतना उनको वो ये कहेंगे कि हम तो लाना चाहते हैं लेकिन ये डिस्कशन कर रहे हैं, हम तो ये करना चाहते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी की बात से मैं सहमत हूं कि देश के अंदर एक सशक्त सरकार है और ये सरकार को जेबा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने जवाब दिया है और जिसका विरोध अश्विनी उपाध्याय जी को करना पड़ा, तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब देश की सरकार देश के हित में सोचे। अरे भाई 2014 में आपको जब सरकार बनाने का मौका मिला तो चलो सोच सकते थे कि आपने थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया होगा, लेकिन 2019 में भी प्रचंड बहुमत है। वकार भी कुछ कहना चाह रहे थे अश्विनी उपाध्याय से, एक जवाब आचार्य जी मैं उनका भी ले रही हूँ प्लीज। सैयद असीम वकार। नहीं, देखिए, किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष धर्म के ऊपर जिम्मेदारी डालकर ये कह देना कि साहब फलानी चाहते हैं, फलानी चाहते हैं, ये सरकार की नाकामी है। सरकार अपने को बचा रही है। अभी मैं रतन शारदा को सुन रहा था, एक तो आपकी बात बीजेपी की बात नहीं है, बीजेपी की जो ऑफिशियल लोग होंगे उनकी बात अलग होगी। आपने कहा, ओवैसी साहब ने ये कहा, मैं आपसे बहुत खुल के बोल रहा हूं, ओवैसी साहब ये बोलते थे कि ये बोलते हैं कि मुझे बीजेपी की सरकार नहीं पसंद। ओवैसी साहब हमेशा प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं, दिलवा देंगे इस्तीफा, आप सरकार गिरा देंगे आप अपनी। पूरा देश, खाली ओवैसी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा भारतवर्ष ये चाहता है कि पेट्रोल 40 रुपए में बिके, आप 100 रुपए में बिकवा रहे हैं, तो आप कहां सुन रहे हैं लोगों की। पूरा भारतवर्ष की टोटल महिलाएं, जितने पुरुष हैं, सब ये चाहते हैं कि 400 रुपए का वादा आपने गैस का किया था, आप बेचिए, आप 1100 रुपए की बिकवा रहे हैं गैस, घर वाला सिलेंडर। आप कहां सुन रहे हैं। आपने एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगा दिया। चलिए सर, देश का एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है अभी इम्पोर्टेंट कह रहा है कि नहीं, आपकी सियासत का भी आधार है उसमें, आपकी सियासत का भी आधार है। कोई बात नहीं, वापस जल्दी से आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुना, अश्विनी उपाध्याय जी सुनिए। सर मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ क्योंकि एक चैलेंज है, सियासत है कि नहीं, आप दोगले हैं कि नहीं, इस पे विचार करिए। आप कुछ और कहता है
मैंने बाकी लोगों बात ही नहीं की। मैडम आपका बच्चा, आप भी अपने बच्चे क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं सैयद वसीम वकार? आपको भी गैस 11 एक सेकंड, सैयद वसीम वकार क्या कह रहे हैं? रतन शारदा जी की आवाज कम कीजिए पहले। जब सारे काम सरकार सैयद वसीम वकार, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पर डिबेट करने आए और 4 लाइन के बाद आपके पास लाइनें खत्म हो जाती हैं तो समझ आ जाता है कि कितनी संजीदगी है। कहाँ खत्म हो जाती है? कितनी संजीदगी है। मुद्दे पर से आप चले जाते हैं, महंगाई के मुद्दे पर चले जाते हैं, वो अपने आप एक सेंसिटिव मुद्दा और अपने आप एक बहस का मुद्दा है सर। लेकिन अभी जो मुद्दा हो रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल, इतना छोटा मुद्दा भी नहीं है, इतना छोटा मुद्दा भी नहीं है। आपकी राजनीति को तो एक डायमेंशन देता है जिसका इस्तेमाल करते हैं आप मजहबी चश्मा लगाकर। तो प्लीज कम से कम जो दर्शक इस डिबेट को इंफॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं सर, उन्हें देख लेने दीजिए। आप अपनी सियासत करते रहिए, आप अपनी सियासत करते रहिए। अश्विनी उपाध्याय की आवाज दीजिए मुझे, अश्विनी उपाध्याय की आवाज दीजिए। देखिए आदिति जी, एक बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, इस देश में खासतौर पे हमारे मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम भाइयों का जो सबसे ज्यादा जो डैमेज कर रहे हैं हर तरीके का, वो MIM कर रही है। इतना ज्यादा नुकसान कर रही है। मुस्लिम्स हर बार जिहादियों के साथ खड़े होकर मुस्लिम्स को प्रो जिहादी दिखा देती है, आतंकवादियों का समर्थन करके मुस्लिम्स को प्रो आतंकवादी दिखाने की कोशिश करती है, अलगाववादियों का समर्थन करके मुस्लिम्स को प्रो आतंकवादी दिखाने की कोशिश करती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत के मुसलमानों का जो सबसे बड़ा कोई दुश्मन है OIC एंड उनकी पार्टी है। और भी पॉलिटिकल पार्टियां 2-4 और भी खुल गई हैं, उनमें भी कंपटीशन चल रहा है। लेकिन जितना ये पार्टी डैमेज कर रही है, मुझे लगता है नहीं, लेकिन अश्विनी जी मैं इस मुद्दे पर रहना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ इस मुद्दे पर एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप के लिए, एक उस कदम के लिए जिन आशंकाओं को अभी आपने थोड़ी देर पहले उठाया था पॉपुलेशन कंट्रोल के संदर्भ में, उन्हें एड्रेस करने के लिए इसका समाधान क्या है? क्या सियासत को और संजीदा होने की जरूरत नहीं है? नहीं अदिति जी, बिल्कुल। इसका तो मैं तो देखिए, मैं तो अश्विनी उपाध्याय के साथ एक बार फिर से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है, लेकिन यहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, समाधान की। जल्दी से एक कमेंट यहां पर विजय शंकर तिवारी आपका, और उसके बाद एक कमेंट तौसीफ अहमद खान का। जल्दी जल्दी प्लीज। देखो अदिति, मैं 2 विषय भी लेना चाहता हूँ। माधव आनंद ने एक बात कही कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो भी कम हो रही है और हिंदुओं भी कम हो रही है। तो वो कम हो रही है जो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से कम हो रही है। बाकी जो भावनाओं के माध्यम से अपने ऊपर नियंत्रण रख करके कम की जाती, वो मुस्लिम समाज की जनसंख्या कम नहीं हुई। दूसरा, अभी आप असीम वकार को सीधे देख लिया, धमकाते हुए देख लिया आपने। उन्होंने 2 बार संजय गांधी का नाम लिया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया, तो आप देखो क्या हो गया, सरकार गिर गई। यानी ये धमकाने का काम कर रहे हैं। तो जनसंख्या के विषय में तो वसीम वकार सीधे सीधे धमका रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ लेना चाहिए कि वसीम वकार, इस समय केंद्र की सरकार अब वैसी सरकारें नहीं है। वो अवेयरनेस भी करेंगी और मुझे लगता है कि जहां तक उनको लगता है ये देश की समस्या है, उसका निराकरण करने के लिए वो संसद का भी उपयोग करती है और बिल भी लाती है, कानून भी बनाती है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट तौसीफ अहमद खान। देखिए अदिति जी, कानून लाने के लिए जिम्मेदारी ये आज जो सरकार है, बीजेपी सरकार की है, वो फुल मेजॉरिटी में है। जब पूरे फार्मर कम्युनिटी ने, किसानों ने विरोध किया, उसके बावजूद वो किसान वाले कानून को लेके चले आए। तो आज वो, जबकि कोई ऐसा विरोध ही नहीं कर रहा है, उनको कानून पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने से कौन रोकता है? राज्यसभा में इसका मांग भी की गई और उन्होंने बोला कि हम अभी कोई चर्चा नहीं करें। देखिए मसला ये है अदिति जी कि बीजेपी के MLA जो सुरेंद्र सिंह है, उन्होंने बोला कि भगवान का प्रसाद है बच्चे, हर हिंदुओं को 5 बच्चे होना चाहिए, वरना हिंदुओं की आबादी घट जाएगी, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। तो ये एक पॉलिटिक्स का मुद्दा है इनके लिए। ये शंकराचार्य, वासुदेव आनंद सरस्वती, वो तो कहते हैं कि भाई 10 बच्चे होने चाहिए। यतीन सत्यदेव सरस्वती वो भी कहते हैं कि भाई आबादी बढ़ाओ, वरना हिंदुओं की आबादी घट जाएगी, डरा रहे हैं। तो ये डरा करके वोट मांगने का काम ये बीजेपी का है। वरना बीजेपी की सरकार को आज क्या मजबूरी है कि वो कानून नहीं ला रहे, जबकि लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में लाया गया था कि कानून लाइए। वो इस कानून को नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि वो एक वर्ग को खुश करना चाह रहे हैं। वो ऐसी वर्ग को, जो शंकराचार्य का मैंने आपको बात बताया, यतीन सत्यदेव सरस्वती का मैंने आपको बात बताया, बीजेपी के MLA सुरेंद्र सिंह, इनका मैंने आपको बात बताया। शफीकुर रहमान बग क्या कहते हैं वो नहीं बताया आपने? नहीं, आज पावर में शहनवाज हुसैन है और मुख्तार अब्बास नकवी है। ना तो कह रहे थे वो आपने नहीं बताया कि किसकी नियामत बता रहे थे, किसकी कृपा बता रहे थे, प्रसाद बता रहे थे। देखिए अदिति जी,
तौसीफ अहमद खान बेहतर होगा, इसीलिए मैंने बार बार ये बात उठाई कि मजहबी चश्मा इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि आप जब स्टेटमेंट गिनाते तो एक तरफा स्टेटमेंट गिनाते हैं। बेहतर होता पॉपुलेशन कंट्रोल पर दोनों तरफ के स्टेटमेंट की बात करते, हर स्टेटमेंट की बात करते। नहीं की आपने, नहीं की। शफीकुर रहमान बग का स्टेटमेंट आपको याद नहीं रहा, क्योंकि वो आपको लगता है कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सूट नहीं करता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।